दूसरा पाठ। दो गौरैया। पृष्ठ संख्या 5 से 15 तक। अब सुनते हैं कहानी दो गौरैया। घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। हम तो जैसे यहां मेहमान हैं। घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। आंगन में आम का पेड़ है। तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। यहां कभी तोते पहुंच जाते हैं, तो कभी कौवे और कभी तरह तरह की गौरैया। वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। घर के अंदर भी यही हाल है। बीसियों तो चूहे बसते हैं। रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। वह धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है। शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है। उसे शायद गर्मी बहुत लगती है। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं, मगर घर उसे भी पसंद है और वह कभी कभी झांक जाती है। मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, ना मन आया तो बाहर से ही फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। शाम पड़ते ही 2-3 चमगादड़ कमरों के आर पार पर फैलाए कसरत करने लगते हैं। घर में कबूतर भी हैं। दिन भर गुटरगूं का संगीत सुनाई देता रहता है। इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियां भी हैं और बर्रे भी हैं, और चींटियों की तो जैसे फौज ही छावनी डाले हुए है। अब एक दिन 2 गौरैया सीधी अंदर घुस आईं और बिना पूछे उड़ उड़ कर मकान देखने लगीं। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही हैं कि उनके रहने योग्य है या नहीं। कभी वे किसी रोशनदान पर जा बैठती, तो कभी खिड़की पर। फिर जैसे आई थीं, वैसे ही उड़ भी गईं। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है और सामान भी ले आई हैं, और मजे से दोनों बैठी गाना गा रही हैं। जाहिर है उन्हें घर पसंद आ गया था। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेंगी। पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती। अब तो इन्होंने यहां घोंसला बना लिया है। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। वह उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूं ये कैसे यहां रहती हैं। गौरैया मेरे आगे क्या चीज है? मैं अभी निकाल बाहर करता हूं। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे, मां ने व्यंग से कहा। मां कोई बात व्यंग में कहे तो पिताजी उबल पड़ते हैं। वह समझते हैं कि मां उनका मजाक उड़ा रही हैं। वह फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई और मुंह से श कहा और बाहें झुलाई। फिर खड़े खड़े कूदने लगे। कभी बाहें झुलाते, कभी श करते रहते। गौरैयों ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांक कर देखा और दोनों एक साथ चींची करने लगी और मां खिलखिलाकर हंसने लगी। पिताजी को गुस्सा आ गया। इसमें हंसने की क्या बात है? मां को ऐसे मौकों पर हमेशा मजाक सूझता है। हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरी से पूछ रही है कि ये आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। तब पिताजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वह पहले से भी ज्यादा ऊंचा कूदने लगे। गौरैया घोंसले में से निकलकर दूसरे पंखे के डैने पर जा बैठी। उन्हें पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसंद आ रहा था। मां फिर हंसने लगी। ये निकलेंगी नहीं जी, अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे। निकलेंगी कैसे नहीं? पिताजी बोले और बाहर से लाठी उठा लाए। इसी बीच गौरैया फिर घोंसले में जा बैठी थी। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर
पंखे के गोले को ठकोरा। ची ची करती गौरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठीं। इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? पंखा चला देते तो ये उड़ जाती। मां ने हंसकर कहा। पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर लपके। एक गौरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी, दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। मां फिर हंस दी। तुम तो बड़े समझदार हो जी। सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैयों को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। अब पिताजी ने मुझे झिड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है? जा, दोनों दरवाजे बंद कर दे। मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल किचन वाला दरवाजा खुला रहा। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गौरैयों पर हमला बोल दिया। एक बार तो झूलती लाठी मां के सिर पर लगते लगते बची। चींची करती चिड़ियां कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिर दोनों किचन की ओर खुलने वाले दरवाजे में से बाहर निकल गईं। मां तालियां बजाने लगी। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिकाकर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे। आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। तभी पंखे के ऊपर से चींची की आवाज सुनाई पड़ी और मां खिलखिलाकर हंस दी। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा। दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थीं। दरवाजे के नीचे से आ गई हैं, मां बोली। मैंने दरवाजे के नीचे देखा। सचमुच दरवाजों के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी। पिताजी को फिर गुस्सा आ गया। मां मदद तो करती नहीं थी, बैठी हंसे जा रही थी। अब तो पिताजी गौरैयों पर पिल पड़े। उन्होंने दरवाजों के नीचे कपड़े ठूंस दिए ताकि कहीं कोई छेद बचा नहीं रह जाए, और फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। चिड़ियां ची ची करती फिर बाहर निकल गईं, पर थोड़ी ही देर बाद वे फिर कमरे में मौजूद थीं। अब की बार वे रोशनदान में से आ गई थीं, जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, मां ने अब की बार गंभीरता से कहा। अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहां से नहीं जाएंगी। क्या मतलब, मैं कालीन बर्बाद करवा लूं? पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूंस दिया और फिर लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया। दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठी। इतने में रात पड़ गई। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। जाने से पहले मैंने आंगन में झांक कर देखा। चिड़ियां वहां पर नहीं थीं। मैंने समझ लिया कि उन्हें अक्ल आ गई होगी। अपनी हार मानकर किसी दूसरी जगह चली गई होंगी। दूसरे दिन इतवार था। जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर से मौजूद थीं और मजे से बैठी मल्हार गा रही थीं। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्हें गौरैयों को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। अब तो रोज यही कुछ होने लगा। दिन में तो वे बाहर निकाल दी जाती, पर रात के वक्त जब हम सो रहे होते तो न जाने किस रास्ते से वे अंदर घुस आती। पिताजी परेशान हो उठे। आखिर कोई कहां तक लाठी झुला सकता है? पिताजी बार बार कहें, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूं, पर आखिर वह भी तंग आ गए थे। आखिर जब उनकी सहनशीलता चुक गई तो वह कहने लगे कि वह गौरैयों का घोंसला नोच कर निकाल देंगे, और वह फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा लाए। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से से कहा। घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। गौरैयों ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी हो। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनकों पर जमाया और दाईं ओर को खींचा। दो तिनके घोंसले में से अलग हो गए और फरफराते हुए नीचे उतरने लगे। चलो, दो तिनके तो निकल गए, मां हंसकर बोली। अब बाकी 2000 भी निकल जाएंगे। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा और मुझे दोनों गौरैया नजर आईं। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थीं। इस बीच दोनों कुछ कुछ दुबला गई थीं, कुछ कुछ काली पड़ गई थीं। अब वे चहक भी नहीं रही थीं।
अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखकर वहीं रखे रखे घुमाने लगे। इससे घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लिपटने लगे। वे लिपटते गए और घोंसला लाठी के इर्द गिर्द खिंचता चला आने लगा। फिर वह खींच खींच कर लाठी के सिरे के इर्द गिर्द लपेटा जाने लगा। सूखी घास और रुई के फाहे और धागे और थिगलियां लाठी के सिरे पर लिपटने लगीं। तभी सहसा जोर की आवाज आई, चींची चींची। पिताजी के हाथ ठिठक गए। ये क्या? क्या गौरैया लौट आई हैं? मैंने झट से बाहर की ओर देखा। नहीं, दोनों गौरैया बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी थीं। चींची चींची फिर आवाज आई। मैंने ऊपर देखा। पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही नन्ही गौरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थीं और चींची किए जा रही थीं। अभी भी पिताजी के हाथ में लाठी थी और उस पर लिपटा घोंसले का बहुत सा हिस्सा था। नन्ही नन्ही दो गौरैया, वे अभी भी झांके जा रही थीं और चींची करके मानो अपना परिचय दे रही थीं। हम आ गई हैं। हमारे माँ बाप कहाँ हैं? मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए हैं और घोंसले के तिनकों में से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिया है और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए हैं। इस बीच मां कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। नन्ही चिड़ियां अभी भी हाफ हाफ कर चिल्लाए जा रही थीं और अपने माँ बाप को बुला रही थीं। उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और चींची करते उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगे। माँ, पिताजी और मैं उनकी ओर देखते रह गए। कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे। लेखक भीष्म साहनी। अभ्यास। शब्दार्थ। सराय अर्थात यात्रियों के लिए कुछ समय रुकने की जगह, मुसाफिर खाना। डेरा अर्थात रहने की जगह या पड़ाव। शोर अर्थात हल्ला या कोलाहल। धमा चौकड़ी अर्थात उछल कूद। अंगीठी अर्थात आग रखने का बर्तन। कसरत अर्थात व्यायाम। छावनी अर्थात जहां सेना या पुलिस रहती हो, या शिविर। रोशनदान अर्थात कमरे के अंदर रोशनी आने के लिए बनी खिड़की। बिछावन अर्थात बिस्तर। उबल पड़ना अर्थात गुस्साना। हुक्म अर्थात आदेश। अक्ल अर्थात बुद्धि। इर्द गिर्द अर्थात आसपास। थिगलियां अर्थात छेद बंद करने के लिए टांका गया कपड़े का टुकड़ा या पैबंद। निरीक्षण अर्थात जांच। एक पाठ से प्रश्न। क दोनों गौरैयों को पिताजी जब घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे तो मां क्यों मदद नहीं कर रही थीं? बस वह हंसती क्यों जा रही थीं? ख देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो। मां ने पिताजी से गंभीरता से यह क्यों कहा? ग किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। पिताजी ने गुस्से में ऐसा क्यों कहा? क्या पिताजी के इस कथन से मां सहमत थी? क्या तुम सहमत हो? अगर नहीं तो क्यों? घ कमरे में फिर से शोर होने पर भी पिताजी अब की बार गौरैया की तरफ देखकर मुस्कुराते क्यों रहे? दूसरा, पशु पक्षी और हम। इस कहानी के शुरू में कई पशु पक्षियों की चर्चा की गई है। कहानी में वे ऐसे कुछ काम करते हैं जैसे मनुष्य करते हैं। उनको ढूंढकर तालिका पूरी करो। जैसे क पक्षी के सामने दिया गया है, घर का पता लिखवा कर लाए हैं। इसी तरह ख बूढ़ा चूहा, ग बिल्ली, घ चमगादड़, ड़ चींटियां के सामने की तालिका पूरी करो। तीसरा, मल्हार। दिए गए वाक्यों को पढ़ो। जब हम लोग नीचे उतर कर आए तब वे फिर से मौजूद थीं और मजे से बैठी मल्हार गा रही थीं।
इस वाक्य में रेखांकित शब्द है मल्हार। क, अब तुम पता करो कि मल्हार क्या होता है। इस काम में तुम बड़ों की सहायता भी ले सकते हो। ख, बताओ कि क्या सचमुच चिड़ियां मल्हार गा सकती हैं। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है चिड़िया। ग, बताओ कि कहानी में चिड़ियों द्वारा मल्हार गाने की बात क्यों कही गई है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है चिड़ियों। 4, पाठ से आगे। अलग अलग पक्षी अलग अलग तरह से घोंसला बनाते हैं। तुम कुछ पक्षियों के घोंसलों के चित्र इकट्ठे करके उसे अपनी कॉपी पर चिपकाकर शिक्षक को दिखाओ। 5, अंदर आने के रास्ते। का, पूरी कहानी में गौरैया कहां-कहां से घर के अंदर घुसी थी, सूची बनाओ। ख, अब अपने घर के बारे में सोचो। तुम्हारे घर में यदि गौरैया आना चाहे तो वह कहां-कहां से अंदर घुस सकती है, इसे अपने शिक्षक को बताओ। 6, कहने का अंदाज। मां खिलखिलाकर हंस दी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है खिलखिलाकर। इस वाक्य में खिलखिलाकर शब्द बता रहा है कि मां कैसे हंसी थी। इसी प्रकार दिए गए रेखांकित शब्दों पर भी ध्यान दो। इन शब्दों से एक एक वाक्य बनाओ। क, पिताजी ने झिड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है। रेखांकित शब्द झिड़क कर। ख, आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। रेखांकित शब्द हुक्म। ग, देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, मां ने अब की बार गंभीरता से कहा। रेखांकित शब्द गंभीरता से। घ, किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से में कहा। रेखांकित शब्द गुस्से। तुम इनसे मिलते जुलते कुछ और शब्द सोचो और उनका प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य बनाओ। जैसे संकेत हैं धीरे से, जोर से, अटकते हुए, हकलाते हुए, फुसफुसाते हुए आदि। 7, किससे, क्यों, कैसे। पिताजी बोले, क्या मतलब, मैं कालीन बर्बाद करवा लूं। दिए गए वाक्य पर ध्यान दो और बताओ कि क, पिताजी ने यह बात किससे कही। ख, उन्होंने यह बात क्यों कही। ग, गौरैयों के आने से कालीन कैसे बर्बाद होता। 8, सराय। पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। इस वाक्य को पढ़ो और बताओ कि क, सराय और घर में क्या अंतर होता है, आपस में इस पर चर्चा करो। ख, पिताजी को अपना घर सराय क्यों लगता है। 9, गौरैयों की चर्चा। मान लो तुम लेखक के घर की एक गौरैया हो। अब अपने साथी गौरैया को बताओ कि तुम्हारे साथ इस घर में क्या क्या हुआ। 10, कैसे लगे, तुम्हें इस कहानी में कौन सबसे अधिक पसंद आया, तुम्हें उसकी कौन सी बात सबसे अधिक अच्छी लगी। क, मां। ख, पिताजी। ग, लेखक। घ, गौरैया। ङ, चूहे। च, बिल्ली। छ, कबूतर। ज, कोई अन्य या कुछ और। 11, मां की बात। यहां मां द्वारा कही गई कुछ बातें लिखी हुई हैं, उन्हें पढ़ो। अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती। एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहां से नहीं जाएंगी। अब बताओ कि क, क्या मां सचमुच चिड़ियों को घर से निकालना चाहती थी। ख, मां बार बार क्यों कह रही थी कि ये चिड़िया नहीं जाएंगी। 12, कहानी की चर्चा। क, तुम्हारे विचार से इस कहानी को कौन सुना रहा है, तुम्हें यह किन बातों से पता चला। ख, लेखक ने यह अनुमान कैसे लगाया कि एक चूहा बूढ़ा है और उसको सर्दी लगती है। 13, शब्द की समझ। चुक,
चूक। क, अब उनकी सहनशीलता चुक गई। ख, उनका निशाना चूक गया। अब तुम भी इन शब्दों को समझो और उनसे वाक्य बनाओ। पहला, सुख, सूख। दूसरा, धुल, धूल। तीसरा, सुना, सूना।